नमस्कार, आप देख रहे हैं G19 टीवी मानवाधिकार क्रांति। मैं पत्रकार अमरेश कुमार सिंह। इस समय हमारे स्टूडियो में मौजूद हैं वरिष्ठ पत्रकार और जाने माने राजनीतिक विश्लेषक अरुण कुमार पांडे। मैं बता दूं कि अरुण कुमार पांडे सर पिछले महीनों से अस्वस्थ थे, इंसुलिन चल रही थी और स्वस्थ होने के बाद हम लोगों के बीच आए हैं। सर्वप्रथम हम इनकी उत्तम स्वास्थ्य की कामना करते हैं और सर से जानना चाहते हैं, सर कैसे हैं? ठीक है। अभी क्या मैं बताऊं, डायबिटीज से थोड़ा इधर परेशानी हो गई, उससे कमजोरी बहुत महसूस करता। तो आपने ठीक ही कहा कि जिसको ने सलाह दी कि आपके लिए बेहतर होगा इंसुलिन पर जाना, तो उसका उपयोग कर रहे हैं। और चिकित्सकों की सलाह से सवेरे मॉर्निंग वॉक, डाइट पर भी ध्यान देना और दवा समय से खाना, इससे कुछ सुधार हुआ है। लेकिन अभी भी जिसको कहा जाए कि पहले की तरह अभी महसूस नहीं करता हूँ। लेकिन अब जो पेशा है हमारा, आज जो राजनीतिक है या किसी विषय पर यदि लोग आते हैं, बात होती है, तो अब बातचीत में करने लगा हूँ। धन्यवाद सर, स्वागत है हमारे स्टूडियो में। और हमारे दर्शक जानना चाहते हैं सर कि इस समय बिहार और देश की राजनीतिक पटल पर काफी उथल पुथल देखे जा रहे हैं। आपके नजरिए से क्या खास राजनीतिक बदलाव या राजनीतिक का विषय जो चर्चा में रहा? देखिए, अभी तो देश दुनिया की आप बात करें तो खाड़ी युद्ध चल रहा है कोई 26, 27, 28 दिन से। ये जो अभी इजराइल और अमेरिका ने मिलकर जो हमला किया ईरान पर, और फिर ईरान ने उसके प्रतिशोध में जो अमेरिका के सहयोगी देश हैं 13 देशों पर हमला किया। तब पूरे देश में ईंधन का वैश्विक संकट हो गया है। उसे कोई देश कैसे अछूता होगा? हम लोग भी खास करके, चाहे पेट्रोलियम प्रोडक्ट विदेश से ही ज़्यादा आता है, हमारे यहाँ उस तरह का प्रोडक्शन है नहीं। लेकिन दूसरे देशों की तुलना में अभी हमारे यहाँ पैनिक ज़्यादा हो गया है। केंद्र सरकार ने, प्रधानमंत्री ने इसमें लोगों को ये हमेशा वो अपील कर रहे हैं कि भैया पैनिक में नहीं रहिए, बिहार में, देश में कोई पेट्रोलियम प्रोडक्ट की कमी हो। अभी रेट भी नहीं बढ़ाया गया। हाँ, गैस की कीमत LPG की 60 रुपये बढ़ाए गए थे हाल 7 मार्च से, और वो तो इसके बाद तो फिर वो सब कुछ सामान्य है। लेकिन अभी भी लोग महसूस कर रहे हैं कि कहीं इसकी कमी ना हो जाए। तो एक तो ये खाड़ी युद्ध की जो परिणाम है वो आप सामने है, उससे भारत भी अछूता नहीं है। दूसरा, अभी बिहार के संदर्भ में करें तो ये 2026 बिहार के लिए एक बड़ा राजनीतिक बदलाव लेकर आया। बीते महीने के अंतिम महीनों में, नवंबर में बिहार में चुनाव हुआ और एनडीए को शानदार जीत मिली। 243 की सीट में 202 सीटें मिली। लेकिन किसी ने ये उम्मीद नहीं की थी कि इस 10वीं बार सीएम बनने के बाद नीतीश कुमार अब वो दिल्ली की राजनीति करेंगे। तो अब वो राज्यसभा जा रहे हैं, 16 मार्च को वो निर्वाचित हो गए। और जो नियम कानून संविधान है उसमें कि कोई व्यक्ति एक साथ 2 सदन का सदस्य नहीं रह सकता। तो जब से वो मुख्यमंत्री हैं, विधान परिषद के सदस्य हैं, इसके बाद पहले तो वो 5 बार लोकसभा के सदस्य हुए, केंद्रीय मंत्री हुए, विधायक भी बने, लेकिन राज्यसभा कभी नहीं गए थे। तो अब राज्यसभा पहली बार जा रहे हैं। और अब जो 14 दिन का मैंने आपसे बैरियर कहा, जो संवैधानिक अनिवार्यता, इसी 30 मार्च एक दिन बाद वो बिहार विधान परिषद की सदस्यता छोड़ेंगे। अब सवाल है कि राजनीति में वो यदि दिल्ली की राजनीति करेंगे तो बिहार में फिर सीएम की कुर्सी तो भी उन्हें छोड़नी होगी। तो अभी 10 अप्रैल से उनकी सदस्यता शुरू होने वाली है। जैसे कि भाजपा के अध्यक्ष नितिन नवीन भी राज्यसभा के लिए चुने गए, वो भी बिहार असेंबली के मेंबर। तो अभी ये 30 मार्च को मुख्यमंत्री भी और नितिन नवीन भी वो विधानसभा से और ये विधान परिषद से इस्तीफा देंगे। किसी सदन के सदस्य रहे बिना भी कोई मुख्यमंत्री पद पर ऊपर नहीं रह सकते हैं नीतीश। तो 6 महीना तक, मतलब सितंबर तक रह सकते हैं। लेकिन अब भला यदि वो सभा का मेंबर हो जाएंगे तो मुख्यमंत्री कैसे रहेंगे? तो मुझे लगता है कि 15 अप्रैल के पहले 10 अप्रैल को वो शपथ ले लेंगे, या तो उसके 1-2 दिन पहले या 1-2 दिन बाद।
15 अप्रैल तक बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का पद त्याग होगा, नई सरकार बनेगी और मुझे लगता है कि पहली बार भाजपा को सत्ता मिलेगी। तो एक बड़ा बदलाव है। मुख्यमंत्री जो 2 दशक से बिहार के मुख्यमंत्री हैं, यदि उनका इस्तीफा होगा, अभी जदयू की सरकार है जदयू, तो उनके इस्तीफे के बाद एक पूरा राजनीतिक माहौल बदल जाएगा। एक भाजपा सत्ता में आएगी तो भाजपा अपना सब कोर जो उसका प्रोग्राम है वो लागू करेगी, भले ही नीतीश कुमार। लेकिन अब एक सवाल तुरंत उठ रहा है कि भाई मुख्यमंत्री कौन होगा। वो अभी जदयू एक मजबूत और विश्वसनीय सहयोगी है बीजेपी का, यदि उनके इस्तीफे से जो सीट खाली हो रही है तो स्वाभाविक है कि उनकी पसंद को भी तरजीह देगी बीजेपी। लेकिन जदयू में कोहराम मचा हुआ, आपको मैं बताऊं, नीतीश कुमार के इस्तीफे को लेकर के जदयू में लोग एकमत नहीं है। लोग मानते हैं कि उनका फैसला सही नहीं है, इससे पार्टी बिखर जाएगी, पार्टी सत्ता में नहीं रहेगी, तो इसके भविष्य पर ही सवालिया निशान लोग उठा रहे हैं। कार्यकर्ताओं में फायदे वही कह रहे हैं, वो आशंकित हैं कि ये पार्टी को फिर नीतीश कुमार ने जो 2003 में बनाई थी, ये पार्टी शायद नहीं बच पाएगी। हालांकि नीतीश कुमार ने अपनी राजनीतिक विरासत संभालने के लिए अपने इकलौते बेटे जो 50 साल के हैं निशांत, उनको राजनीति में अभी ला दिया है, उनको तराशा जा रहा है। और अभी खुद मुख्यमंत्री नीतीश कुमार फिर जदयू के अध्यक्ष बन गए हैं 5वीं बार। तो अब निशांत को वो क्या रोल देते हैं पार्टी संगठन में? पार्टी तो नीतीश कुमार की, जिसको जब चाहे बना सकते हैं। अब फिर जो नई सरकार बनेगी, अभी लोग एक आकलन कर रहे हैं कि उनको डिप्टी सीएम बनाया जा सकता है, लेकिन पार्टी में तो है कि नहीं निशांत को ही बनाइए, लेकिन वो सरल नहीं दिखा। तो इसलिए मैंने से कहा कि जब नई सरकार अभी सप्ताह भर के अंदर कहिए 15 अप्रैल तक, तो मैंने आपको कट ऑफ दे दिया है कि 30 मार्च तक परिषद से इस्तीफा और 15 अप्रैल तक नई सरकार बनेगी। तो एक बड़ा बदलाव होगा सरकार के स्वरूप में, उन कार्यक्रम में भी। अभी तो नीतीश कुमार से 3 कार्यकाल से ये उनका 5वां कार्यकाल सीएम के रूप। तो अभी 7 निश्चय के तहत चल रहे थे, ये 7 निश्चय 3 के तहत 5 साल की कार्य योजना उन्होंने बनाई है। लेकिन भाजपा सत्ता में आएगी तो कुछ अपने ढंग से जो उसका कोर एजेंडा है, जैसे अब एक यूनिफाइड सिविल कोड है, ये एक बड़ा मुद्दा रहा है। बिहार में बांग्लादेशी घुसपैठियों की समस्या है, खासकर सीमांचल में। फिर अभी तो सबसे बड़ी बात है कि नीतीश जी जा रहे हैं तो उनकी सरकार अभी घोर वित्तीय संकट से गुजर रही है। नहीं, एक बात सर यहाँ पर जो सामने आ रही है कि जैसा कि इसी वर्ष अक्टूबर नवंबर तक पंचायती राज में भी पंचायतों की चुनाव होने जा रही है, उसको लेकर के किस तरह का ये बदलाव देखा जा रहा है? इसको एक लाइन में समराइज कर दूं कि नीतीश जी जा रहे हैं तो एक कहिए कि तोहफा नहीं, कि बिहार के लिए एक बड़ा सिरदर्द होगा कि अभी बिहार सरकार घोर वित्तीय संकट में। चुनाव पहले नीतीश जी ने जो कुछ फ्री बीज बांटा, रियायतें बांटी, कोई 60,000 करोड़ से अधिक का खजाने पर बोझ पड़ गया, जिसमें आपको याद होगा महिलाओं को 10-10 हजार रुपए बांटे गए हैं उनके स्वरोजगार के लिए। फिर 2-2 लाख और देने की बात हुई है। वृद्धावस्था पेंशन की राशि 400 से बढ़ाकर 1100 किया गया। 125 यूनिट फ्री बिजली जा रही है। इस तरह से दर्जनों भर जो उन्होंने रियायत दी ना, इससे खजाने पर 60,000 करोड़ का भार हो गया है। अब ये संसाधन सरकार की सीमित, तो कोई नई सरकार आएगी उसके पहले ही वित्तीय संकट से निजात पाना एक बड़ी चुनौती होगी। आपने ठीक ही कहा कि साल के अंत में जो 5 साल पर पंचायत का चुनाव होता है त्रिस्तरीय, उसका भी ड्यू हो गया। और जो कानून बना हुआ है पंचायती राज अधिनियम के तहत कि हर 2 साल 2 चुनाव के बाद पूरा वो जो आरक्षण का क्रम है वो बदल जाता है, रोस्टर। तो ये रोस्टर बदल जाता है। तो अभी 8,500 लगभग पंचायत है। अब वो पंचायत में तो 50% पोस्ट है महिलाओं के लिए, तो महिला वाला पुरुष का, अनुसूचित जाति, जनजाति, पिछड़ा, अति पिछड़ा, सबके लिए आरक्षण है। तो ये पूरा आरक्षण का रोस्टर बदल जाएगा। तो मुझे लगता है कि एक बड़ा बदलाव होगा पंचायत चुनाव में कि अभी जो मुखिया, सरपंच, वार्ड सदस्य, कोई 2.25 लाख लोग हैं, चुनाव हो गए तो उसमें 50% का चेहरा बदल जाएगा। काहे कि रोस्टर जो पुरुष है, संभव वो अपना, आजकल तो महिला पति, मुखिया पति सब में हो रहा है। तो एक ये बड़ा बदलाव होगा, आरक्षण का नया रोस्टर लागू होगा। दूसरा, इस बार पंचायत चुनाव पहली बार ईवीएम से होने जा रहा है। ये ईवीएम से चुनाव पंचायत का नहीं होता है। एक बात होगा, अभी तक तो परिसीमन वही पुराने ही परिसीमन पर होगा,
लेकिन ये पंचायत चुनाव सचमुच में बिहार के लिए बदलाव, और मुझे लगता है कि जो सरकार कह रही है कि नियत समय पर चुनाव होगा, वो 5 साल पूर्ण के पहले बड़ा ना है, तो इतनी बड़ी उसमें होती है कि मुझे लगता है कि अगस्त सितंबर से पंचायत चुनाव की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। अभी राज्य चुनाव आयोग इसमें पूरी तैयारी में लगा हुआ है, और पंचायत चुनाव के साथ कोई लगभग 40 से अधिक नगर पालिका मतलब नगर परिषद का भी चुनाव ड्यू है, वो भी होने जा रहा है। हाँ, नेचुरल है, बढ़ता जाएगा। तो ये कि बड़ा बिहार में अभी ये 2026 का जो चुनाव है, अभी विधान परिषद की भी 11-9 सीटों के लिए चुनाव होना है। तो चुनाव साल ये 2026 बिहार के लिए एक बड़ा बदलाव लेकर आया। आपने देखा अभी कि राज्यसभा का चुनाव हुआ, इसमें राजद को 2 सीटों का नुकसान हो गया। उसके मेंबर एक तो लड़े भी थे, एडी सिंह हार गए, और उसमें बीजेपी को 2 सीट का फायदा हो गया इस चुनाव में, 5 सीट के चुनाव में। तो ये बिहार के लिए चुनाव बड़ा महत्वपूर्ण है। ये साल 2026 एक तो सबसे बड़ा है कि मुख्यमंत्री का चेहरा बदल जाएगा, और अब नीतीश कुमार के कामकाज की, उनकी उपलब्धियों की लोग चर्चा करते हैं। तो इस तरह से बिहार का एक राजनीतिक परिदृश्य बदलने वाला है। न सिर्फ राजनीतिक परिदृश्य बदलेगा, उसमें सरकार के कामकाज, पूरी नौकरशाही, जो आज कहते हैं कि नीतीश जी के राज में नौकरशाही हावी है, तो नया मुख्यमंत्री के सामने फिर एक अपनी छवि ही बनाने की चुनौती होगी। तो इसलिए 2026 का ये चुनाव बड़ा बदलाव लेकर आया है, खासकर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के दिल्ली जाने के निर्णय से, और अभी 10 दिन के अंदर भी उनका इस्तीफा होगा। इसलिए मैं ये कहता हूं कि 2026 बिहार में एक बड़ा राजनीतिक बदलाव लेकर आया है। सर, एक चीज और हमारे दर्शक जानना चाहते हैं कि अभी वर्तमान समय में जो देश के सबसे बड़ी पार्टी भारतीय जनता पार्टी, ऐसे हिंदू समर्थित पार्टी के रूप में जाना जाता है, जबकि लोकतंत्र में हम इस तरह की बात नहीं कर सकते। लेकिन लोगों का मानसिकता था कि हिंदू मुस्लिम करके भाजपा सत्ता में आई है। लेकिन अब तो इसके अंदर एक यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन 2026 जो आया, अब इसमें हिंदू के बगावत के रूप में उतर आए हैं। इसको किस नजरिए से आप देखते हैं? ये एक सचमुच में मुझे हैरानी होती है, जिस तरह से देश में जब मंडल कमीशन का रिपोर्ट आरक्षण, सरकारी नौकरी में आरक्षण लागू हुआ था, उस समय भी एक माहौल बड़ा विचित्र बन गया था। उस आंदोलन को भी हम लोगों ने बड़ा नजदीक से देखा। खैर, सरकार की प्रतिबद्धता थी, लागू हुआ तो उन्हें स्वीकार किया। अभी यूजीसी ने एक कानून बनाया था, तो बनाया था कि भाई यूनिवर्सिटी में, शैक्षणिक संस्थानों में किसी के साथ भेदभाव नहीं। अब वो भेदभाव समाप्त करके, मेरी भी अपनी समझ है कि भेदभाव, ध्येय उद्देश्य था कि भेदभाव नहीं हो, लेकिन उसमें नियम बना दिया गया कि उसमें अनुसूचित जाति, जनजाति, तो पहले से भी कानून है। भेदभाव मैंने बताया नहीं, भेदभाव तो होता था, इससे आप इनकार मत कीजिए। ये सामाजिक भेदभाव, तभी तो इसको रोकने के लिए पहले कानून बनाया गया था। इस बात के उस कानून में पहले से कानून बना गया है, अनुसूचित जाति जनजाति के संबंध में उसका भेदभाव नहीं किया जाएगा। इस बार उसमें पिछड़ी जाति, अति पिछड़ी जाति को भी जोड़ दिया गया। केंद्र में तो खाली पिछड़ी जाति है, ओबीसी है। इसी को लेकर विरोध हुआ कि देखिए 4 ही कैटेगरी है, अपर कास्ट, पिछड़ी जाति, अनुसूचित जाति और जनजाति। तो नियम बना दिया कि भाई ये 3 वर्गों के खिलाफ यदि कोई भेदभाव होगा तो फिर चौथा तो सिर्फ सामान्य कोटि के लोग बचते थे। तो एक परसेप्शन बना कि भाई ये तो अपर कास्ट के खिलाफ है। कोई विद्यालय, महाविद्यालय परिसर में जिस तरह की कटुता होती है, कोई झूठी भी शिकायत कर देगा। हालांकि ये प्रोफेसर पर भी लागू था, खाली छात्रों पर लागू नहीं था। लेकिन मैं मानता हूं कि समानता के लिए लाने वाले कानून में समानता भी नहीं दिख रही थी, भेदभाव मूलक था। तो ये मामला सुप्रीम कोर्ट में गया, और सुप्रीम कोर्ट ने इसको स्टे कर दिया, पुराने कानून को कहा कि ये चलने लायक नहीं है। 12 में जो बना कानून है वही चलेगा, और सरकार को कहा कि भाई आप एक्सपर्ट से राय लीजिए, तब इसको नए सिरे से कीजिए। पूरे जो भी नया प्रोविजन बना था, इसको सुप्रीम कोर्ट ने खबर ली और सरकार को चाहिए भी। अब ये मामला सुप्रीम कोर्ट में है। तो जो आप बात बता रहे हैं यूजीसी को लेकर के, जो पूरे देश भर में, सरकार पर क्या असर इसका? नहीं, सरकार पर तो ये असर पड़ेगा ना। एक तो अभी नरेंद्र मोदी सरकार के बारे में जो आप कहते हैं कि भाई वो समृद्ध समाज की आप कल्पना करते हैं, सबके ख्याल रखने की बात करते हैं, आप ऐसा कानून ले आए जिससे, हालांकि अपर कास्ट के लिए इसी नरेंद्र मोदी गवर्नमेंट ने 10% गरीब सवर्णों के लिए आरक्षण लागू किया था।
लेकिन नौकरी में आरक्षण दिया और जो पढ़ाई में आपने एक ऐसा कानून बना दिया जिससे भेद मूलक हो गया। इसी का विरोध हो रहा है और ये विरोध कुछ हद तक स्वाभाविक भी है। देखिए, भेदभाव से कोई इनकार नहीं कर सकता। कानून बनना चाहिए था कि कोई भी किसी के साथ भेदभाव करे। अब आप पढ़ने गए हैं और वहां आपस में जाति की कट्टा, धार्मिक कट्टा, अमीरी गरीब, किसी तरह का भेदभाव रखना गलत है कानून। तो इसको रोकने के लिए सख्ती रहनी चाहिए, दंड कीजिए, लेकिन किसी के साथ भेदभाव का प्रावधान होना चाहिए था, न कि एक को छोड़ के और बाई के साथ कीजिए। इसी का विरोध हो रहा है। मुझे लगता है कि स्वाभाविक रूप से, अभी तो चुनाव नजदीक नहीं है, लेकिन जिस ढंग का माहौल बना हुआ है, ये नरेंद्र मोदी गवर्नमेंट के लिए सुप्रीम कोर्ट से एक रिलीफ मिल गया कि कानून को सुप्रीम कोर्ट ने ही अभी रोक दिया और कहा कि जो पहले से लागू है वो चालू रहेगा। लेकिन कानून में अपने आप में बड़ा भेद मूलक है। सवाल सर मेरे जेहन में आ रहा है कि आजादी की बात से संविधान बना, सब कुछ हुआ ठीक, लेकिन स्वर्ण समाज को ही बार बार टारगेट किया जाना, चाहे किसकी पार्टी हो रही है। थोड़ा सा इसको समाज की सच्चाई को समझना हो। और जिस समर्थ समाज की बात करते हैं, पहले इन्हीं समर्थ समाज के पास पहले लोग जमींदार थे, राजा थे, बहुत तरह की बातें थी। तो जो बहुत तरह की बातें थी, तो पुरखों के जो कुछ किया था उसकी पीढ़ी दर पीढ़ी आई, और वो अतीत को यदि वो याद करता है तो लगता है कि अमुक लोगों ने हमको दबाया है, हमारी तरक्की नहीं हुई, हमको दबाया। उसने कुर्बानियां भी तो दी है। इस बात देखिए, आप समाज में जो आप चर्चा कर रहे हैं, कुर्बानी दी है, तो उसमें जो ये आज भेद मूलक बात क्यों हो रही है? अब कहिए कि आजादी के बाद जैसे अब 47 में आजादी मिली, इतने सख्त कानून बनाए गए, एक समरस समाज की, देखिए राजनेता लोग इसको वोट बैंक की राजनीति कर रहे हैं। ये एक तरह का जो भाव, अगड़े पिछड़ा का भाव, हिंदू मुस्लिम का भाव, अमीर गरीब का भाव, ये सब वोट बैंक की राजनीति के होता है। कोई समाज में एक सबको सम्मान मिले, सबको कोई गैर बराबरी रहे, अच्छा समाज तो ही ना होगा कि हम आपको सम्मान दें, आप हमें सम्मान दीजिए। तो ये वोट की राजनीति के कारण इस तरह का एक माहौल बनाने की भरसक कोशिश है, और हर चुनाव में मतदाताओं को वोट के आधार पर गोलबंदी होती है। तो सवर्ण की बात करते हैं, सवर्ण टारगेट में होते हैं, वो बात को थोड़ा सा आपको भी जमीनी सच्चाई को समझना पड़ेगा। ये भाव पहले था आजादी के पहले, उसके पहले समाज में आपने तो कहा कि पहले जो जमींदार होते थे, शिक्षा उनके पास होती थी, ताकत उनके पास होती थी और आबादी कम होती थी, यही नहीं स्थिति थी। लेकिन अब समाज बदला है, समाज ने करवट ली है, लोगों में शिक्षा आई है, चेतना आई है, तो हमें भी उनको सम्मान देना होगा। साथ में रहने का अपनी अपनी आदत बदलनी होगी। सामने वाले को हम सम्मान नहीं देंगे, उससे सम्मान की अपेक्षा कैसे करेंगे? इस सच्चाई को समझना होगा। लेकिन फिर आपसे कहते हैं, समाज में आज देखिए लोकतांत्रिक व्यवस्था में जो राजनीति में लोग हैं, ये उनका दायित्व पहले जो अगुवा होता है समाज का, और वही कट्टा फैलाते रहेगा तो क्या होगा? अब ये अभी जो यूजीसी का कानून आया, ये क्या था? इससे अनावश्यक कट्टा फैल गई है। इसलिए मैंने आपसे कहा कि वो जो आज से सदियों पहले जो एक सामाजिक व्यवस्था थी, उसको लेकर आज चल आधुनिक समाज में आधुनिक भाव रखना होगा, और है एक दूसरे के प्रति प्यार, प्रेम, सद्भाव, इसी में उन्नत समाज की कल्पना की जा सकती है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका हमारे साथ चर्चा करने के लिए। मित्रों, जैसा कि आपने देखा और सुना भी कि राजनीतिक से लेकर के सामाजिक कई क्षेत्रों में हमारे राजनीतिक विश्लेषक के रूप में जाने जाते हैं अरुण पांडे सर की बात को आपने देखा और सुना भी। फिर इसी तरह से एक नए विश्लेषण के साथ मिलते हैं। तब तक के लिए बने रहिए हमारे साथ। जय हिंद, जय भारत।